हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बच्चा अपन अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने अपना जो सेल का ईआर ऑर्गेनली स्टार्ट करा, जिसमें अपन ईआर को बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो दूसरी ऑर्गेनली है, ठीक है बच्चा, वो है गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, आप देख ही रहे होंगे, मैंने लिख रखा है, अच्छी लग रही है राइटिंग। ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी देखेंगे। ठीक है, और इसी लेक्चर में अपन लाइसोसोम और वैक्यूल भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले गोल्जी का कंप्लीट कर लेते हैं। गोल्जी काय के अंदर मैं आपको वेसिकल के बारे में बता दूंगी, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा गोल्जी काय के बारे में फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो गोल्जी काय होती है, ठीक है ना, तो कैमिलो गोल्जी, मैंने आपको पहले जिनके साइंटिस्ट के नाम मैं बताऊं उन्हीं के ध्यान रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके, और ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखना है। जिनका मैं बताऊं सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो कैमिलो गोल्जी जो थे, उन्होंने, है ना, 1838 लगभग इतना ही था सन। ठीक है, सन पूछा नहीं जाता है, बट ठीक है, अगर याद कर ले तो याद कर लेना तुम। ठीक है, कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उल्लू होता है ना, उल्लू का आउल बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ, वो तो लिख रखा है मैंने, है ना। जो उल्लू होता है ना, उसके न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस के पास में जब इन्होंने न्यूरॉन की जो सेल देखी, उन्होंने देखा कि एक डार्क डेंस कलर की एक बॉडी इनको दिखाई दी। तो उसको अपने इन्होंने बोला कि डेंस रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर दिया इन्होंने नाम। खैर खोज भी इन्होंने की थी, बाद में फिर इस स्ट्रक्चर को उन्होंने पहले ऑब्जर्व उन्होंने उसमें किया था, देन उसके बाद में फिर उन्होंने एनिमल सेल्स के अंदर, मैमेलियन सेल के अंदर देखा, तो उनको एक डार्क डेंस कलर की बॉडी दिखाई दी। देन बाद में उन्होंने उसको गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी नाम दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया था, तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे लिख देती हूँ बच्चा ना, एक मिनट रुको। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो 4 ऑर्गेनली मिला के बनाती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन वेसिकल, है ना, वेसिकल के बाद गोल्जी बॉडी, देन अपने लास्ट में लाइसोसोम। ठीक है बच्चा, ये अपने पास कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये अपने पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था। ठीक है, तो अपन को कुल मिला के यही पढ़ना है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा वो दिखता है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ। पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ये अपने पास कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, तो पता है आपको। ठीक है, ये अपने पास एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये अपने पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास कौन सी बॉडी होगी आपको पता है अच्छे से, है ना, ये होगी अपने पास ईआर ही थी। ठीक है, और ईआर के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चा, हाँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो क्या था, ये तो है साइटोप्लाज्म, ये तो है साइटोप्लाज्म। अब आपको ध्यान है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है अपने पास ईआर, ये है अपने पास ईआर, और ये अपने पास क्या है, जीबी मतलब गोल्जी बॉडी। तो कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, तो अब अपन यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक और बात आपको मैं बताऊँ, गोल्जी बॉडी को एक और नाम दिया गया है कि इसके पास, साइंटिस्ट ने बोला कि गोल्जी बॉडी एक ऐसी ऑर्गेनली होती है जिसके पास पोलैरिटी होती है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी? तो जो पोलैरिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर दो कि कोई भी एक चीज़, देखो पोलैरिटी का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। फिजिक्स में अलग मीनिंग होता है, केमिस्ट्री में अलग मीनिंग होता है, और बायोलॉजी में अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी होती है कि एक जगह से आप किसी चीज़ को एंटर कराओगे और दूसरी जगह से फिक्स से एक दूसरी जगह से एग्जिट करवाओगे। मतलब एक ये फिक्स है कि एक सरफेस तो किसी चीज़ को एंटर करेगी और दूसरी सरफेस किसी चीज़ को बाहर निकालेगी, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए जो गोल्जी बॉडी होती है वो पोलैरिटी शो करती है। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, मैं लिख ली थी, आपको बता रही हूँ कि इसकी जो एक सरफेस होगी वो किसी बॉडी को अंदर लेगी और एक सरफेस किसी बॉडी को बाहर निकालेगी, ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है, चलो दूसरी बात और क्या है, दूसरी बात ये है बच्चा कि यहाँ पर ध्यान से देखो,
तो अपने पास ही कुछ, अब आपको याद होगा मैंने ER से कुछ वेसिकल्स निकाले थे बाहर, ध्यान है, और मैंने बोला था वो वेसिकल्स फिर आपके आगे जाके गोल्जी काई के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्जी काई की कौन सी सरफेस एंटर करवाती है वेसिकल को और कौन सी चीज़ उस वेसिकल को फिर वो एग्जिट करवाएगी। तो अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और अपन अच्छे से इलोबोरेट करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ बना देती हूँ, ये अपने पास गोल्जी काई का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताओ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। 2-3 बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ वेसिकल भी देखने को मिलेंगे इसके खुद के, ये वेसिकल इसके ER के नहीं, ये वेसिकल इसके खुद के। तो चलो एक बात और मैं बता दूँ आपको, है ना। आपको याद है जब मैंने आपको ER बताया था तो ER के लिए मैंने एक बात बताई थी कि ER की जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, एक तो सिस्टर्नी, एक ट्यूब्यूलर और एक दूसरा कौन सा होता है आपके पास, वेसाइकल, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊँ, गोल्जी काई जो होती है उसमें ट्यूब्यूलर नहीं होता है। तो गोल्जी काई में सिर्फ GV में सिर्फ 2 ही आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक तो आपको सिस्टर्नी दिखेगा, बस आपको या तो सिस्टर्नी दिखेगा या फिर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो, ठीक है, और एक आपको वेसाइकल दिखेगा, बस। इसमें ट्यूबुलर वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ट्यूबुलर वाला, यही तो मैंने आपको बात बताई थी कि ER का जो मैं अभी ये वाला जो टॉपिक बता रही हूँ ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपको पता चल गया कि गोल्जी काई में या तो आपको ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर, अभी ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर मतलब एक फिलामेंटस जैसे स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला है ना, सिस्टर नहीं बोला, और या तो कुछ इनके पास कुछ वेसल्स भी होंगे तो उसको अपन वेसल बोले, ठीक है, या वेसिकल्स ले लें। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि अपन ने बोला कि कौन सी सरफेस इसकी कौन सी होगी, एंट्रिंग होगी और कौन सी आपकी एग्जिट वाली होगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो देखो बच्चा, तो ये वाली जो सरफेस होती है ना, इसको मैं अलग पेन से बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये वाली जो सरफेस होती है ना, अब ये वाली सरफेस कहाँ है, ये वाली, ये वाली सरफेस है, ये वाली, ठीक है। तो बच्चा ये वाली जो फेस होती है इससे कोई चीज़ एंटर करेगी, इससे कोई चीज़ एंटर करेगी, और जो ये वाली सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, है ना, ये वाली जो सरफेस होगी इससे कोई चीज़ एग्जिट करेगी। तो इसमें तो एंटर करेगी और इसमें एग्जिट करेगी। पहली बात तो मैं लिख देती हूँ तुम्हें यहाँ पर, है ना, इससे तो कोई चीज़ एंटर करेगी, ठीक है, और यहाँ से कोई चीज़ एग्जिट करेगी। अब वो क्या चीज़ है वो अपन देखते हैं। तो पहले तो इसके फेस के नाम पढ़ेंगे। पहले तो इसका जो फेस, ये जो फेस नहीं, फेस जो इसका फेस है इसका क्या नाम है जहाँ से कोई चीज़ एंटर करती है। तो चलो देखते हैं, है ना। इसके 3 नाम है। पहला, जहाँ से कोई चीज़ एंटर करती है उसको अपन सिस फेस कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जहाँ से गोल्जी काई में जो भी चीज़ एंटर करेगी, अब जो भी चीज़ का मतलब यहाँ पर वेसाइकल ही है बच्चा, और वेसाइकल किसका है, ER का। तो जो वेसाइकल ER बनाएगा तो वो वेसाइकल जब गोल्जी काई में एंटर करेगी मॉडिफाइड होने के लिए, अपने आप को मॉडिफाइड करने के लिए, तो वो जो फेस होगी आपकी या तो सिस फेस होगी। और इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको कुछ आपको कॉन्वेक्स जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसकी ये एक और फेस कहलाती है, इसका अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसको अपन कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ होती है। अब एक और बात बताओ कि अगर कोई चीज़, मान लो ये वेसाइकल है, ये है वेसाइकल, ठीक है, ये है वेसाइकल जो यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये अभी पूरी तरह से बन चुकी है, नहीं बनी है ना, ये फॉर्म होना चाहती है, अपने आप को मॉडिफाइड करना चाहती है। तो ये चीज़ फेस से अंदर जाएगी तो अपने आप को बनाना चाहती है, तो इस फेस को अपन फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ कोई चीज़ बनी नहीं है, बनने जा रही है, अपने आप को मॉडिफाइड करना चाह रही है, तो ये जो फेस होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस भी बोलेंगे। तो ये 3 नाम है जो आपकी NCERT में दे रखा है कि जहाँ से गोल्जी काई की वो सरफेस जहाँ से एंटर करती है, वेसाइकल एंटर करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक तो सिस फेस बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेस तो आपको ध्यान ही रखने हैं, सिस से आप, है ना, फिर आप कॉन्वेक्स सेफ होती है और अपने पास फॉर्मिंग फेस होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो जहाँ जिस सरफेस से जो वेसिकल मॉडिफाइड होकर बाहर निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे। तो मान लो ये कोई वेसिकल थी, अंदर गई, ये वेसिकल अंदर गई, मॉडिफाइड हुई, और मान लो ये मॉडिफाइड होकर ऐसे बाहर की तरफ आ गई, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब इस फेस को क्या बोलेंगे, इस फेस को अपन बोलेंगे ट्रांस फेस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस फेस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ यानी गोल्जी काई की वो सरफेस जहाँ से वेसिकल मॉडिफाइड होकर बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी, इसको ट्रांस फेस बोलेंगे। इसके साथ साथ और क्या बोलेंगे इसको, इसके साथ साथ बोलेंगे इसको कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉनकेव सरफेस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा और क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव सरफेस के साथ साथ इसको और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने पास मैचुरेशन फेस,
मैच्योरिंग फेज। अब कैसे? अब देखो बच्चा, एक बात बताओ, इस फेज से ये वेसाइकल मैच्योर बन के बाहर निकल गई है, तो ऑब्वियसली बात है ये वो फेज होगी जहाँ से वेसाइकल मैच्योर होकर बाहर निकली है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? मैच्योरिंग फेज ही नाम दूंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाली जो फेज होगी तो ये वाली है, और वो वाली जो फेज है वो वाली है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्जी का होता है, गोल्जी बॉडी होती है, उसकी दो फेजेस होती है, उसको अपन ऐसे डिस्क्राइब करते हैं दो फेज में, ठीक है। एक फेज ऐसी फेज होती है जहाँ से कोई भी वेसाइकल एंटर करेगा अपने आप को मॉडिफाइड होने के लिए, तो उस फेज के नाम ये है। और एक फेज ऐसी होगी जहाँ से हमेशा, ये फिक्स है भाई बच्चा, ये फिक्स है, ध्यान रखना ये बात है ना, हाँ। और इस फेज से हमेशा क्या है, बाहर निकलेगा। अब एक और चीज़, अब क्वेश्चन कैसे आता है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्वेश्चन क्या आया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा सोचो, ये तो अपन ने नॉर्मल नाम की बात कर ली, अब और सुनो, क्या ये वाली जो फेज़ है, न्यूक्लियस से पास में है या न्यूक्लियस से दूर है? आप बोलोगे मैम न्यूक्लियस के पास में है एज कम्पेयर टू दिस फेज, यही बोलोगे ना। तो बस इसका एक और नाम हो गया कि ये वाली जो फेज होती है सिस फेज, ये होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियस होती है। यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी फेज जो होती है मतलब न्यूक्लियस की तरफ होती है, न्यूक्लियस से दूर होती है। तो सिस फेज किधर होती है? न्यूक्लियस। ये असर्शन रीजन में आते हैं बच्चा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सिस फेज होती है वो न्यूक्लियस की तरफ होती है। बच्चा एक याद रखो, मैं आपको फिर ही बोलती हूँ, जब भी कभी कोई कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन याद करने वाले, तो उसमें से एक याद रखो और उसका उल्टा कर देना। तो आपको एक ही याद रखना है। अगर आप ये अच्छे से याद रख सकते हो तो ये रखो, कॉन्सेप्ट रख सकते हो तो कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चा, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये फिक्स है, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, तो ये जो फेज होगी सिस फेज किसकी तरफ होती है? टूवर्ड्स न्यूक्लियस होती है। अब इसका उल्टा कर दो, अब ये कहाँ होगी? ये कहाँ होगी, है ना, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो यानी न्यूक्लियस से दूर है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, इसके साथ एक और लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये किसकी, ये भले दूर, न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन ये किसके पास जा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? और टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? कैसे बताया? बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, मैंने कुछ भी आपको कोई भी चीज़ रटाई नहीं है, समझने की कोशिश करो। एक समझ गए तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, ये वाली फेज न्यूक्लियस के पास है तो देखो ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस बोल दिया, और ये वाली फेज न्यूक्लियस से दूर है तो क्या बोल दिया मैंने? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और अगर और बढ़ती है तो दूर की तरफ होती जाएगी, और अगर ये न्यूक्लियस से दूर जा रही है तो किसकी तरफ जा रही है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है, तो अपन ऐसा बोल दिया कि टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन अगर घुमा के दे तो तुम मत घूम जाना, ठीक है। माइंड को स्थिर रखना और चीज़ आती है तुमको, ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रख के आंसर पे टिक करना। ये आ रखा है ऐसे क्वेश्चन, पेपर उठा के देखना, मैं करवाऊंगी आपको प्रीवियस क्वेश्चन, और जो अभी टेस्ट होगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो अब अपन ये देखेंगे कि जो गोल्जी अपैरेटस होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है, वो किस तरीके से क्या रोल करती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे मॉडिफाइड करती है ना। तो इसके आपको ये काम तो आपको सबको कुछ याद हो ना हो, तुमको ये तो सबको याद होगा। तुम्हें ना एक बात तो है कि स्ट्रक्चर याद हो ना हो, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर फंक्शंस तो नॉर्मली सबके पता होता है, तो इसके फंक्शन भी तुम्हें पता होंगे। इसका काम है पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना। अभी किस तरीके से, अभी ज़्यादा अपने डिटेल में नहीं है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, जितना सिलेबस में है मैं बस उतना ही बताऊँगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊँगी, क्योंकि अपने ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाएगा सिर्फ उसके बारे में मैं पूरी पोस्टमार्टम करूँगी। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दी थी ये बात, मैं कुछ भी फालतू चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है। क्योंकि क्रॉस स्कोर के हिसाब से अपन सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो नीट में आने के चांसेस है, ठीक है। बात मैंने बोल दी, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो, जो भी छोटी मोटी चीज़ों को तुम बुक से पढ़ लेना, वहीं उससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो चलो, अब अपन देखेंगे इसका रोल मतलब समझ गए। तो इसका रोल क्या होता है, ठीक है, कि इसका रोल क्या है, कि मतलब किस तरीके से काम करता है, गोल्जी बॉडी किस तरीके से काम करता है। बस आप इतना तो पता चल गया आपको कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो ER पे डिपेंडेंट है, भले इनडायरेक्टली हो लेकिन डिपेंडेंट तो है। कैसे देख लो, भले अगर ये वेसिकल नहीं बनाएगा तो मॉडिफाइड करने के लिए रहेगा क्या? फिर ये भी तो सोचो, अगर ये वेसिकल नहीं बनाएगा तो मॉडिफाइड किसको करेगा? ये तो ये डिपेंडेंट किस पे? ER के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्जी बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ ER। यस, बिल्कुल सही है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पर डिपेंडेंट है और किस तरीके से। चलो अपन देखते हैं, तो इसको मिटा दो, ठीक है, हटा दो, इसको हटा दे। चलो, तो अब अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से करता है काम। और चलो, तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी सिस फेस ट्रांसफेस। अब समझ जाना कि यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, बस। चलो, अब अपन देखते हैं, है ना। तो अब इसका रोल देखते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आपको इसका रोल पता है, मैं इसका रोल लिख देती हूँ, है ना। पहले तो मैं इसके जो भी रोल है वो सारे के सारे लिख देती हूँ। पहला रोल है
हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ? पैकेजिंग में मदद करना, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ वेसाइकल और इट प्रोड्यूस लाइसोसोम। ये भी है इसका फंक्शन, ठीक है। खैर अपन देखते हैं कैसा है। अब देखो, है ना, ये अपने पास एक ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रही। लो एक और बना देते हैं, ठीक है। लो बस इतना बना देते हैं, है ना। अब ये ER है, ये ER है अपने पास, ठीक है। और ये इसका वेसाइकल यहाँ निकला, ठीक है। अब ये वेसाइकल कहाँ एंटर करेगा? यहाँ से एंटर करेगा। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले पैकेजिंग कर। अभी कैसे पैकेजिंग करते हैं? पैकेजिंग का मतलब होता है बच्चा, अब जो ये देखो, ये जो वेसाइकल यहाँ एंटर करवा रहा है, ये वेसाइकल अभी इमैच्योर है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, मतलब किसी के काम के लायक नहीं है अभी, ये किसी के काम के लायक नहीं है। देखो मैं ऐसे समझाऊँ आपको, अगर सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ, देखो आपको मैं एक सीधा सिंपल आपको समझा दूँ, ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपने टेस्टिस पढ़ी थी। तो टेस्टिस में स्पर्म बन जाते हैं, लेकिन वो फिर डायरेक्ट क्यों नहीं पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं? कभी सोचा क्यों वो सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरते हैं? बताओ, कभी दिमाग में आया क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, स्पर्म मैच्योर नहीं है। मैच्योर का मतलब उसको उसका काम ही नहीं पता उसको करना क्या है। भाई अगर मैं उसको भेज भी दूँ, उसको ओवम के पास भेज भी दूँ, तब भी वो नहीं कर सकता। सामने ओवम पड़ा होगा ना, तब भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता वो। बोलो मतलब समझे ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मतलब इसको तो इसका फंक्शन ही नहीं पता ना अभी, तो उसको फंक्शन समझाना है ना। ये अभी एडल्ट नहीं हुआ है, ऐसे मान लो ये टावर है, ये बच्चा है, ये भी टावर है। अब इसको मैच्योर करो, एडल्ट बनाओ, हर चीज़ के लिए हर चीज़ समझाओ इसको, ताकि इसको दुनियादारी पता चले। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैं आपको समझे ना बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मतलब बस यही काम ये करता है कि इसको अपना काम समझाएगा कि भाई तेरा काम ये है। और दूसरा, अभी इसके पास जो चीज़ थी वो अभी पूरी तरह से भी मैच्योर नहीं थी। चलो एग्जांपल के लिए याद करो, मैंने RER पढ़ाया था। तो RER में मैंने आपको बताया था कि वेसाइकल के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन निकल गई। अब मैंने आपको बोला था उस समय कि आप उस समय याद रखो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है। आप प्रोटीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन अभी किसी काम की नहीं है जब तक उसे और अच्छे से प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर लेते। आखिर क्या रीज़न होगा कि वहाँ पर अपन पॉलीपेप्टाइड चेन ही बोल रहे, प्रोटीन क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, हालांकि आप बोल सकते हो, मैं आपको फिर मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने PPC ही क्यों बोला, प्रोटीन क्यों नहीं बोला? कि मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी ना, बस वही वाली बात है। तो वो कमी को पूरा कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा। तो पहला उस जो चेन थी अपने पॉलीपेप्टाइड चेन को, उसको परमानेंटली प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनाएगा वो इसके ऊपर अपना इतना कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके साथ साथ ये करेगा मॉडिफाइड। अब देखो पैकेजिंग कर ली, अब मॉडिफाइड कैसे करेगा? वो जो PPC थी, PPC मतलब पॉलीपेप्टाइड जो चेन थी, उसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को, यानी कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा जिससे अपने आप को मॉडिफाइड कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोटीन की चेन है, अगर प्रोटीन की चेन के साथ मैं ग्लूकोज जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा? वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अब ग्लूकोज जोड़ा किसने? गोल्जी काय ने, मॉडिफाइड करा। दूसरा, अगर मैं प्रोटीन की चेन के साथ लिपिड जोड़ दूँ, प्रोटीन के साथ लिपिड जोड़ दूँ, क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो ये भी मॉडिफाइड हो गया। तो ये भी करा किसने? इसने करा। और यही तो आता है क्वेश्चन कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करता कौन है? आपकी बुक में लिख रखा है, देखना। और इसके इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। तो देखा ना, इसने मॉडिफाइड कैसे करा और उसको फिर अच्छे से पैक कर दिया। अब मॉडिफाइड में पैकिंग जैसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन, एंजाइम डालना, जो बॉडी बनेगी एंड में, जो बॉडी यहाँ से निकलेगी वो पूरी तरह से मैच्योर होनी चाहिए। मैच्योर मतलब उसमें एंजाइम्स होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की चेन अच्छी सी होनी चाहिए, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होने चाहिए और भी मॉडिफाइड मटेरियल्स होने चाहिए, अच्छा खासा लिक्विड होना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आया आपको समझ में? देखो बच्चा, ये आपके कैसे करता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो, ये पैकेजिंग और मॉडिफाइड क्यों करता है, किसको करता है। तो जो चीज़ आई थी ER से, अपन उसी को लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रटने से अच्छा है कि समझ लो उसी चीज़ को। तो बस यही तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन यूँ आई थी, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? अभी यहाँ जाएगा, इसको और यहाँ पर मॉडिफाइड करेगा, तो एंड में जो मेरे पास रिजल्ट निकलेगा, एंड में मेरे पास जो रिजल्ट निकला, आप सुनना, तो यहाँ पर मेरे पास एंजाइम्स भी होंगे, प्लस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मेरे पास अगर ग्लूकोज होगा तो क्या बन जाएगा? PPC के साथ अगर मैं ग्लूकोज जोड़ूंगी तो क्या बनेगा मेरे पास? बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। आपको चीज़ मैंने पहले ही समझा दी थी। और बताओ ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ काम आते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ जोड़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में और किसी चीज़ बनाने में।
फिर और क्या करेगा, अगर पीपीसी के साथ ये लिपिड जोड़ेगा, अगर ये लिपिड जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा। समझ गए ना बात को। तो ये इस तरीके से काम करता, तो देखो मॉडिफाइड होता गया धीरे धीरे और ये वेसिकल बाहर निकल जाएगा। अभी मैं इसको अब आप बोलोगे मैम इसको आप लाइसोसोम क्यों नहीं बोल रहे हो, बच्चा बोलूँगी शांति, मैं इसको भी वेसिकल ही बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब ये वेसिकल यहाँ, मान लो ये वेसिकल यहाँ, अभी मैं लाइसोसोम नहीं बोल रही, निकल गया अभी यहाँ से, ठीक है। अब इस वेसिकल के दो फंक्शन, अभी इसको मैं लाइसोसोम नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, पहला ये यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इस वेसिकल को किसी दूसरे सेल में जाना है या इसी के सेल के अंदर रहना है। क्या बोला मैंने, जब ये वेसिकल जब बाहर निकल जाएगा तो अब ये डिसाइड करेगा कि या तो इसको किसी कहीं और जाना है, अगर ये कहीं और जाएगा किसी दूसरे सेल में तो ये वेसिकल के रूप में ही जाएगा, और अगर ये इसी सेल के अंदर रहेगा बनने के बाद तो ये आगे जाके लाइसोसोम में बन जाएगा। आया समझ में, इसलिए मैं इसको भी लाइसोसोम नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि इसी सेल में रह रहा है तो ये अब आगे जाके क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बन जाएगा, और अब ये लाइसोसोम की तरह फंक्शन करेगा। अभी ये पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगा लाइसोसोम की तरह, बनते ही नहीं करता, बनते ही नहीं करता, बनते ही इसको प्राइमरी लाइसोसोम या फिर अपन इसको वेसिकल ही बोलते हैं। याद रखना, मैच्योर वेसिकल बोलते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। बनते ही मतलब समझ गए ना, जैसे नया नया प्रोडक्ट निकलता है तो या तो इसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलो या तो इसको मैच्योर वेसिकल बोलो, क्योंकि ये अभी लाइसोसोम की तरह कार्य नहीं कर रहा है बच्चा, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम मैच्योर वेसिकल जो होगा वो अभी डिसाइड करेगा या तो इसको बाहर जाना है, अगर बाहर जाएगा तो वेसिकल ग्रुप में ही जाएगा, और अगर इसको अपने सेल में रहना है, हाँ अब जाके ये लाइसोसोम फिर अपनी सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी, फिर ऑटोफेजी वगैरह वगैरह में कन्वर्ट होगा। खैर अपन लाइसोसोम में आगे देखेंगे। तो आया समझ में आपको। तो देखो इसके अंदर सिर्फ पीपीसी था, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय हुआ, और किसने करा, किसने करवाया, गोल्जी बॉडी ने करवाया। तो मॉडिफाइड करा, उसको अच्छे से पैक करा। पैक इसलिए करा बच्चा, पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें एंजाइम वगैरह है वो फटे नहीं, गिरे नहीं, निकले नहीं बाहर, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। बोलते हैं ना, ये मान के चलो कि जब आप फ़ोन लेने जाते हो तो फ़ोन का जो कवर होता है, अंदर का कवर होता है, तो उसको थर्माकोल के अंदर रखते हैं उसको अच्छे से। क्यों रखते हैं, ताकि फ़ोन टूटे नहीं, क्योंकि अपने लक्षण ऐसे ही है, फ़ोन इधर उधर पटक देते हैं तो गिर गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो वही वाली बातें हैं, है ना। समझ लें, कैसे ही समझ लो आप, बट आप समझो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इट प्रोड्यूस लाइसोसोम, ये तो अब आपको समझ में आ गया कि ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, ये प्रोड्यूस करता है, बात एक ही है। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने। पहला तो फेस का बन गया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब किस फेस से गया वेसिकल, किस फेस से बाहर निकला, तो मैच्योर वेसिकल्स कहाँ से निकलते हैं। लो एक और क्वेश्चन आ गया, मैच्योर वेसिकल्स कहाँ से निकलते हैं, गोल्जी बॉडी से। और मैच्योर वेसिकल को प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया, ठीक है। और यही अब आगे जाके लाइसोसोम को फॉर्मेशन करे। अब डिपेंड करता है कि ये सेल में रहना चाहता है, ये दूसरे सेल में जाएगा। याद रखना है इस बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से अगर आपसे पूछे कि वेसिकल में मैच्योर वगैरह की बात नहीं, अगर पूछे नॉर्मली वेसिकल का फॉर्मेशन कौन करता है तो बताना आप ER। लेकिन अगर आपसे पूछे लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है तो आप बताना गोल्जी बॉडी। आया समझ में। तो आप इसको देखो एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, पूछ लेते हैं बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि ये एनिमल सेल और बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है इस बात को, तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें, बताऊँ मैं 2-3 टर्म्स बताऊँ। चलो कुछ टर्म्स बता देती हूँ मैं आपको। स्टार्ट करें बच्चा। आप देखो, अब मैं कुछ टर्म्स बता रही हूँ आपको, नोट मान लो, कुछ ही मान लो। ये टर्म्स हैं कुछ, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, मैं लिखूंगी ये सारे टर्म्स, 3-4 पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं बच्चा। देखो कुछ नोट डाल के कैसे लिखना चाहो वैसे लिखो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, एनिमल सेल में सिस्टर्नी 2 से ज़्यादा होता है। क्या ये क्या बोला सारे, सुनो। प्लांट सेल में जीबी में, ठीक है, प्लांट सेल में जीबी में सिस्टर्नी एक ही होता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है, सुनो आप उसको मत देखो, तुम यहाँ आओ, मेरे इधर आओ। देखो एनिमल सेल बनाई थी मैंने, ये है एनिमल सेल। अब जो भी बनाऊंगी मैं एनिमल सेल ही बनाऊंगी, बच्चा समझ जाना ना। एनिमल सेल के अंदर, गोल्जी काई के अंदर जो सिस्टर्नी होती है उनका नंबर 2 से ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। और प्लांट सेल के अंदर सिस्टर्नी या फिर गोल्जी काई सिस्टर्नी सिर्फ एक ही होती है। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है। अब याद करो या फिर तुम्हें शायद ध्यान होगा कि आपने ऐसा पढ़ा है कि गोल्जी काई को प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम कहा जाता है। अब आप बोलोगे हाँ मैम याद है आपको, ध्यान है ये नाम।
तो याद करने के लिए ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको प्लांट सेल में जब फंक्शन भी सेम कर रही है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में गोल्जी का सेम फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा रोल नहीं है जो अलग है, बिल्कुल सेम है, तो फिर हम क्यों प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम पढ़ते हैं? क्या कारण है उसको डिक्टियोसोम पढ़ना? हम उसको गोल्जी का ही नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या कारण है? तो ये कारण है कि एनिमल सेल में तो गोल्जी को गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सिस्टर्नी का नंबर 2 से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में गोल्जी काई में सिस्टर्नी का नंबर सिर्फ 1 होते हैं, यानी 1 सिस्टर्नी होती है, बाकी फंक्शन वही है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एनिमल सेल यानी प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम्स कहते हैं गोल्जी काई को। ये बात आपको ध्यान रखना। डिक्टियोसोम किससे रिलेटेड है? गोल्जी बॉडी से, लेकिन किसमें? ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में कोई डिक्टियोसोम नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया, ध्यान रखना इस बात को। चलो बढ़िया। दूसरा, हाँ एक और चीज़ और बता दूँ, है ना, कंफ्यूजन रहता है भाई। देखो ER में को एनिमल सेल में ER ही कहते हैं, प्लांट सेल में ER को डेस्मोसोम्स कहते हैं भाई, ध्यान रखना। प्लांट सेल में ER को डेस्मोसोम्स कहते हैं, वही रीज़न है जो आपको बस, बाकी फंक्शन एक ही है। PC4 प्लांट सेल में ER को डेस्मोसोम्स कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, सेम वही रीज़न है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फंक्शन सेम है बिल्कुल, बट रीज़न वही है जो मैंने आपको चीज़ बताई। तो भाई डिक्टियोसोम किससे रिलेटेड है? गोल्जी बॉडी से। डेस्मोसोम किससे रिलेटेड है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ओनली इन प्लांट सेल। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर बोल रही हूँ, पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो कुछ अब मॉडिफिकेशन बता देते हैं। देखो प्लांट सेल में जो मिडिल लेमिला होती है, एक और पॉइंट, प्लांट सेल में मिडिल लेमिला पढ़ा था अपन, ग्लू था, होल्ड करके रख रहा था 2 सेल्स को, फिर जब ये सेल डिवीजन कर प्लाज्मोडेस्माटा बना रहा था तो ट्रांसफर सेक्शन होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो मिडिल लेमिला होता है, मिडिल लेमिला जो होता है वो गोल्जी बॉडी से ही बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? प्लांट सेल में जो मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी ही बनाती है। आई थिंक ये आपको लिख भी रखा होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं, प्लांट के बारे में पढ़ा नहीं उसको, बट मुझे इतना ध्यान है कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी से ही मिडिल लेमिला बनता है। अब आप बोलेंगे मैम एनिमल सेल का तो कुछ बता दो, तो बच्चा बिल्कुल बताएंगे। एनिमल सेल में स्पर्म यानी अपने मेल गैमेट, स्पर्म के एक्रोजोम स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है, स्पर्म के जो एक्रोजोम होता है वो भी कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आया समझ में? तो क्या बोला मैंने, मैं वापस बताती हूँ कि प्लांट सेल में जो मिडिल लेमिला आपको ध्यान है, मैं बता चुकी हूँ बच्चा। मिडिल लेमिला जो होता है वो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करती है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है? एक्रोजोम स्पर्म के टिप पर होता है, जिसपे लाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइटिक बच्चा हमेशा याद रखना, जब भी कभी लाइटिक शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ने वाले। ठीक है, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाले। तो यही एक्रोजोम के अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो ओवरी की वॉल को या लेयर्स को डीजनरेट करके अंदर की तरफ जाने का काम करते हैं। खैर ये अपने आगे का टॉपिक है। आया समझ में आपको? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते थे, जो बहुत कंफ्यूजन रहता था उनको, तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन अब आपको नहीं रखना है। ठीक है, बाकी आपको इतना तो पता ही चल ही गया कि भाई किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो लाइसोसोम्स होंगे, अब लाइसोसोम वाला अपन अब पढ़ेंगे, अब लाइसोसोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, देखो मैं आपको एक शब्द और बता देती हूँ, वैसे तो थोड़ा एडिशनल है, फिर भी ध्यान रखो, पता नहीं बुक में लिख रखा होगा तो देख लेना बच्चा। मैंने आपको गोल्जी बॉडी के 3 फंक्शन बताया, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, इट्स प्रोड्यूस, लाइसोसोम बताया, समझ में आ गए होंगे आई होप। लेकिन बच्चा इसका एक और कुछ नाम दे रखा है, आप देख लेना, मैं उसका मीनिंग समझा देती हूँ, ध्यान रख लेना, है ना। फाइनल सॉर्टिंग करता है, फाइनल सॉर्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल सॉर्टिंग? फाइनल सॉर्टिंग का बहुत सारे मीनिंग है। पहला, एक तो वही कि मैच्योर वेसिकल बनाना। दूसरा, अब ये वेसिकल डिसाइड करेगा कि इसको या तो दूसरे सेल में जाना है या इसी सेल में रहना है, तो वो इसी के साथ मिलके करेगा, इसी के साथ डिस्कस करते ना अपन, एक जने डिस्कस करते हैं ना, भाई मेरे को वहाँ जाना है, यहाँ यहीं रहूँ मैं, तो डिस्कस करते हैं ना एक दूसरे से, वही वाली बात है। तो फाइनल सॉर्टिंग देने का भी काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। बच्चा देख लेना, बुक में लिखा हो तो ठीक है, बट ये शब्द ध्यान रखना कि भाई फाइनल सॉर्टिंग वेसिकल्स का कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। तो ये अपन ने गोल्जी बॉडी का अपन ने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से, ये अपना नहीं है सिलेबस में, पहले पूछते थे, है ना। मैं आपको फिर बोल रही हूँ बच्चा कि अगर क्वेश्चन करो तो 10 या 12 साल से पहले के मत करना, उससे पहले के मत करना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ। ठीक है, उससे पहले बहुत डीपली पूछा जाता था, तो अब तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा अगर करोगे। तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, 2-3 बार बोल चुकी हूँ, अब भी वापस बोलूँगी। बच्चे मुझसे पूछते हैं ये क्वेश्चंस बहुत, 2002 के, 2004 के, अरे तुम इतना पीछे क्यों जा रहे हो,
हैं, तुमको जब बोल रखा है 10 या 12 साल, 12 साल या ज़्यादा 13 या 13 साल तक के कर लो क्वेश्चंस, ठीक है, उन्हीं को अच्छे से कर लो, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ो बस, मैं तुमको फिर बोल रही हूँ, ठीक है, इतने पीछे मत जाओ और ज़्यादा दिमाग खराब हो, क्योंकि पहले बहुत डीपली आता था क्वेश्चन, पहले बहुत डीपली पूछे, अब नहीं पूछते हैं इतना, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उन क्वेश्चंस को करने में। तो मैं फिर बोल रही हूँ, कोशिश करो कि 12 से, या हो सके तो सिर्फ 15, बस इतना, बट हो सके तो 12 साल के क्वेश्चंस तो अच्छे से करो तुम। मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं तुमको बात बता रही हूँ, क्योंकि जितना पीछे जाओगे और ज़्यादा दिमाग खराब होगा और इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास अब, तो कोशिश करो कि 10 या 12 साल के क्वेश्चंस करो, ठीक है। चलो, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार देख लो इसको, ठीक है, और फिर अपन वैक्यूल करेंगे। हाँ, तो बच्चा अपन ने अपना जो गोल्जी अपैरेटस था वो अपन ने कंप्लीट करा था, ठीक है। अब उसके बाद अपन कौन सा करेंगे, लाइसोसोम वाला, ठीक है। तो थर्ड ऑर्गेनल है अपना कौन सा है, लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम के लिए आपको पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम जो होता है ना, वो एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका ओरिजिनेशन, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। ये बात आपको ध्यान है, अपन ने देखा भी था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चा लाइसोसोम एक ऐसा थैली जैसा, एक ऐसा बैग लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा, एंजाइम पाए जाते हैं जिसके अंदर, और वो एंजाइम कैसे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइज होते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइज का मतलब जानते हो, जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और वो होते हैं लगभग, ऐसा माना गया है कि लाइसोसोम में कम से कम 60 एंजाइम पाए जाते, 60 हाइड्रोलाइज एंजाइम पाए जाते हैं, जो अब वो कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको लिखवा दूँगी। लेकिन ना एक क्वेश्चन आता है, आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा एंजाइम है, तो इससे हमको एक बात पता चली कि एक ऐसी ऑर्गेनल जिसमें कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं वो अपनी लाइसोसोम होनी चाहिए। लेकिन बच्चे एक बात बता दूं, इससे भी ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर क्वेश्चन आए, जो आपके आ रखा है, एक दो बार आ रखा है, आपके पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनल जिसमें मैक्सिमम नंबर में एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया बताओगे। देन उसके बाद पूछे तो लाइसोसोम बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये एसिडिक हाइड्रोलाइज जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलाइज एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लिपिड को तोड़ने वाले लाइपेज एंजाइम हो सकते हैं, लाइपेजीज हो सकते हैं, है ना, कार्बोलाइटिक एंजाइम हो सकते हैं, कार्बोलाइटिक मतलब समझ गए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले हो सकते हैं, और प्रोटियोलाइटिक हो सकते हैं। प्रोटियोलाइटिक का मतलब है, लाइटिक का क्या मतलब होता है, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो किसी के भी नाम के पीछे अगर लाइटिक शब्द लग जाए, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो लाइपेज का मतलब क्या होता है, लिपिड को तोड़ने वाले, कार्बोलाइट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, समझ गए बात को। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है। अब आपको पता है फॉर्मेशन बाय गोल्जी बॉडी। अब आपको एक चीज़ आती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, है ना, बहुत थोड़ा एडिशनल है बट समझ लो, अच्छा है आपके लिए। लाइसोसोम जो होता है उसको पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया गया है। अब आप बोलोगे मैम पॉलीमॉर्फिज्म, देखो बच्चा समझो, देखो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, अब इसका मीनिंग अभी नहीं बताऊँगी, मैं समझाते समझाते बताऊँगी। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ये अपने पास सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, हाँ मैम है, बिल्कुल है। ये अपने पास न्यूक्लियस था, है ना, ये अपने पास न्यूक्लियस था, है ना, हाँ आपको ध्यान है। अब मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, समझ जाओ। और ये अपने पास गोल्जी अपैरेटस था, ठीक है, और इससे ये लाइसोसोम ये, ठीक है। अब जो यहाँ से जो लाइसोसोम निकला है, जो बनने वाला, देखो समझना ध्यान से, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मैं आपको 4 तरीके के लाइसोसोम के नाम बताऊंगी, बस वो 4 ही ध्यान रखना, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। देखो पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जब जैसे ही गोल्जी काय से जो नई बॉडी निकलती है ना, एट द टाइम ऑफ मैच्योर, यानी जो बॉडी मैच्योर बन के निकली है, नया प्रोडक्ट निकला ही है, तो उसको अपन बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट हो गए, लेकिन ये प्राइमरी लाइसोसोम अभी कोई भी डाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि अभी अपन ने क्या बोला कि अभी भी जो नई बॉडी निकली है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम डिफाइन करेगा या डिसाइड लेगा कि इसको अपनी ही सेल में रहना है। अगर ये अपनी ही सेल में रहेगा तब तो ये आगे जाके 3 लाइसोसोम और बनाएगा, लेकिन अगर ये कहीं और जाना चाहता है तो ये इसमें ही रह जाएगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता, हालांकि उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें वो डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता, ध्यान रखना। तो ये नो डाइजेशन हेल्प, यानी कोई भी डाइजेशन मदद नहीं करता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरा,
अब मान लो कि इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सेल में रहना है, तो अब ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा अब वो क्या करेगा? डाइजेशन में मदद। अब डाइजेशन आप बोलोगे मैम किसका डाइजेशन? मान लो कोई फूड पार्टिकल आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी हो गया, फूड हो, फॉरेन पार्टिकल हो, तो वो अगर एंटर कर गया तो अब यहाँ पर है, अब इसमें एंजाइम है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इसका डाइजेशन स्टार्ट। अब यहाँ पर हो जाएगा डाइजेशन स्टार्ट, यानी अब एंजाइम डाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा, यानी डाइजेशन अकर होगा, यानी सेकेंडरी एंजाइम में डाइजेशन अकर, यानी डाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये बॉडी तीसरी बॉडी का नाम लेगी, जिसको अपन रेसिड्यूल लाइसोसोम या टर्शरी को 3 डिग्री लाइसोसोम भी कहते हैं। ये वो बॉडी होगी जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, और डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्ट हो चुका है उस चीज़ों को ये बाहर निकाल देगा। तो जो ये बॉडी बनी है डाइजेशन होने के बाद जो बॉडी बनी है, आफ्टर डाइजेशन जो बॉडी बनी है लाइसोसोम की, उसको अपन रेसिड्यूल लाइसोसोम या टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इस तरीके का होता है। दूसरा, ये तो हो गया पहला काम डाइजेशन में। दूसरा इसका काम होता है एंडोसाइटोसिस में मदद करना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोसाइटोसिस? मैंने आपको मीनिंग बताया था, एंडो मतलब होता है इनर और साइटोसिस मतलब होता है सेल के अंदर। मतलब ये क्या करता है बच्चा कि कोई भी अगर मान लो जैसे मान लो ये जो बॉडी होगी, अब आगे जाके ये क्या करेगी? अब मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का दिनमान खत्म हो चुके मतलब वो अब डेड होने वाली है, वो अब खराब होने वाली है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा ही बाहर निकाल दो, नहीं, उसमें से खराब चीज़ों को बाहर निकालो और जो अच्छी चीज़ें उसको वापस से रीजनरेट करने के लिए भेज दो। तो लाइसोसोम क्या करेगा? जो ऑर्गेनली होती है उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करने लग जाएगा। अब ऐसा इसलिए करना पड़ता है बच्चा, क्योंकि अगर अपनी बॉडी में या सेल के अंदर कोई एक सेल मर गई या कोई ऑर्गेनली डेथ हो गई तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, इसलिए उसको डीजनरेट करना बहुत जरूरी होता है। तो वो कौन करेगा? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम के एंजाइम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो चौथी जो बॉडी बनती है उसका नाम है ऑटोफेजी। मतलब ऑटोफेजी का क्या मतलब होता है बच्चा? कि ऑटो का मतलब तो स्वयं, यानी खुद की ही सेल की कोई ना कोई ऑर्गेनली को खाने लगेगा, और ये अपनी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है तब तक जब तक ये आगे घातक ना बन जाए। खैर अभी मैं बताऊंगी। तो ऑटोफेजी में क्या होगा कि ये डेड ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो ये 4 मेजर बॉडी बनती है। तो अब आप जब इन स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको अलग अलग शेप दिखेंगे। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो जब आप इन चारों स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इसीलिए लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिज्म में रखा गया है कि भाई इसके काम करने के तरीके में आपको 4 अलग अलग तरीके, 4 नहीं वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन ये मेजर है, तो इसमें आपको 4 अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने एक चीज़ मिस कर दी। हाँ बच्चा, वो मैं अभी साइड में बताऊंगी। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ बाहर से अलग अलग दिखे तो उसको मॉर्फोलॉजी में लेते हैं। खैर हो गया, ये तो हो गया, ये यहाँ तक सही था। लेकिन अगर क्या होता है बच्चा, मान लो किसी भी कारण की वजह से लाइसोसोम की जो थैली होती है वो फट गई, किसी भी कारण की वजह से बस्ट हो गई, कोलैप्स हो गई, किसी भी तरह से फट गई, ठीक है। तो उसके जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ निकल जाएंगे? वो यहाँ पर बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। और वो एंजाइम्स वो क्या करेंगे फिर? अब उसको तो मीडियम तो मिल ही रखा है, एंजाइम हमेशा मीडियम पे काम करते हैं, तो साइटोप्लाज्म भी एक मीडियम है अच्छा खासा। तो वो क्या करेंगे? खुद की सेल की जो काम करने वाली जो ऑर्गेनली होती है उसी को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। और जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में अपन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो अब तो ठीक है, अब आ गया वापस समझ घूम फिर के। तो सुसाइडल बैग कब कहते हैं? कि अगर मान लो किसी कंडीशन में, यानी अब आपको पता है ना लाइसोसोम को सुसाइडल या आत्मघाती कह लिया, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होती है वो क्या करती है, अगर मान लो ऐसा कंडीशन हो गया ये खुद पे काबू नहीं है, इसका ये अच्छा करना चाहती है लेकिन अब खुद पे काबू नहीं है, ये अच्छा करने की कोशिश कर लेकिन इसके साथ ये दूसरों के साथ बुरा कर रही है, ये करना अच्छा चाहती है लेकिन ये बुरा करना चाह रही है, बुरा कर देती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जब ये खुद की ही सेल की जो अपने ही घर वालों को मारने लग जाए, अपने ही सेल वालों को मारने लग जाए, तो उसको अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग। आया समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे है ना कि लाइसोसोम क्या करता है, तो पहला डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है, इसके साथ साथ एंजाइम भी सिक्रेट करेगा, इसके साथ साथ फेगोसाइटोसिस भी करता है, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट भी यही करवाता है, ठीक है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसका डाइजेशन भी यही वगैरह करता है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। अगर आपसे पूछे कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, ये किस टाइप का होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार का डाइजेशन होता है,
तो दो तरीके के डाइजेशन होते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर और एक होता है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर। एक तो होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, पता है ना आपको। तो आपको अगर नॉर्मली पूछे तो अपने अंदर डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, जो बॉडी के सेल के बाहर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या बॉडी में इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, आप बोलोगे यस होता है, और वो होता है लाइसोसोम में। जब सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है तो उसको अपन इंटरसेलुलर डाइजेशन कहते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और अगर सेल से बाहर एंजाइम सीक्रेट होके फिर उसको तोड़ते हैं तब उसको अपन एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो अपन फंजाई में देखने को मिलता है। खैर ये अपने आगे का टॉपिक है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि लाइसोसोम में इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना लाइसोसोम वाला कंप्लीट हो गया है। तो आपको 2-3 बातें बताई मैंने, ध्यान रखना। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत मैक्सिमम एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे, ठीक है। और किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। फेगोसाइटोसिस में मदद करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा, सिक्रेशन भी करवाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये अपना लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वैक्यूल वाला, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना जो अपन पढ़ेंगे वो है अपना लास्ट वैक्यूल वाला। सिंगल मेम्ब्रेन अभी यहाँ तक, इसमें तो अपन वैक्यूल वाला करेंगे, ठीक है। चलो, स्टार्ट करें। चलो, तो फोर्थ है अपना वैक्यूल। वैक्यूल बच्चा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होगा, वेसिकल के रूप में प्रेजेंट होगा, वरना अदरवाइज तो एनिमल सेल में ये एब्सेंट ही होते हैं। कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसमें आपको वैक्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे, अदरवाइज तो ये एब्सेंट ही होते हैं। अपन ने जो तीनों सेल्स पढ़ी थी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और दूसरा कौन सा है अपने पास, ईआर, ये तीनों ही प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल में आपको बोल रही हूँ कि एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होगा, लिख रखा है बुक में, तो बहुत ही छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में होगा, वरना अदरवाइज अगर ये नॉर्मली होता है प्लांट सेल में, अपन बोलते हैं इस प्लांट में होता है, और बहुत ही बड़ा होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको बताऊं, वैक्यूल एक जो होता है एक लार्ज, यानी इसके भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने में डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये वैक्यूल जो होता है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल कहाँ से आ गया? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। मैंने आपको बोला था ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होती है बट वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। अब सुनते जाओ, बस समझते जाओ, बस और कुछ नहीं समझने का है इसमें, और हो जाएगा फटाफट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मिलेंगे सम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के मैं नाम भी बता दूँ, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, है ना, आयरन बैक्टीरिया हो गए। तो कुछ सम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सम बैक्टीरिया में, जिसमें साइनोबैक्टीरिया तो याद ही रख लेना। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे विदाउट मेम्ब्रेन, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं गैस वैक्यूल, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं। मैं फंक्शन एक साथ ही बताऊंगी, मैं सभी का फंक्शन एक साथ ही बताऊंगी लिख के, ठीक है ना, एक साथ एक एक करके बता दूं। पहले मैं लिख दूं कि किस किस में कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि वैक्यूल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी होता है, खैर अपन उसकी बात एंड में करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सम बैक्टीरिया से प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं गैस वैक्यूल। अब इसको फंक्शन एक साथ ही बताऊंगी, ठीक है। अब आ जाओ यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। समझना ध्यान से क्या बताना चाह रही हूँ। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेल ही होती है, बात बताई थी मैंने। यूनिसेल के अंदर किस किस में हो सकता है, किस में होता है, मोस्टली प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआंस में होता है। और प्रोटोजोआ में किस किस में हो सकता है, पहला अमीबा में, अमीबा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि यूकैरियोटिक सेल आपकी यूनिसेलर भी हो सकती है जैसे प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलर में आपके आते हैं प्लांट्स। क्या होते हैं? प्लांट्स। और प्लांट्स का ही वैक्यूल आपकी बुक में दे रखा है, जो आपके डिस्क्राइब करके बता रखा है। खैर इतना ज़्यादा डिस्क्राइब है नहीं आपका, ठीक है, तो आपको ये है। तो भाई आपको इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, मैं आप ये बता देती हूँ, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा? फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। यूग्लिना में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और नॉर्मली प्लांट्स के अंदर तो वैक्यूल ही पाया जाता है,
जो 90% स्पेस कवर करता है। खैर इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा। अब पहले मैं इन तीनों को समझा दूँ, देन उसके बारे में प्लांट की बात। तो आया समझ, पहले क्या बोला ये समझ में आया कि पहले देखो बच्चा, वैक्यूल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, आपको मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सम बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसमें आपको मिलेगा वैक्यूल, जिसको अपन गैस वैक्यूल बोलते हैं। क्वेश्चन आ रखा है बच्चा, इसलिए आप ध्यान रखना। फिर मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल में कहाँ मिलेगा, हाँ मैम बिल्कुल मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में आपको अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, एक ही काम है उसका। तो आपको प्रोटोजोआ में मिलेगा, प्रोटोजोआ में अमीबा में मिलेगा आपको फूड वैक्यूल, और यूग्लिना में मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और मल्टीसेलर में जब से डेवलप्ड वैक्यूल पाया जाता है वो है प्लांट सेल के अंदर, और उसी के बारे में आपको ध्यान है। तो एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिर अपन उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल अब नाम में ही आ रहा है वैक्यूल। बच्चा ये एक ऐसी बॉडी होगी इसमें जो या तो गैस को स्टोर करेगी या तो गैस के पार्टिकल को बैलेंस करके रखेगी, किसके अंदर, इसकी सेल के अंदर। समझ गए बात को। अब मैंने यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। अब याद करो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास निफ जीन पाए जाते हैं। आई होप आपको ध्यान होगा ये चीज़। हाँ मैम ध्यान है हमको। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो गैस का तो फिक्सेशन करते हैं, अगर देखा जाए तो N2 को लेकर आते हैं वगैरह वगैरह। ध्यान आ रहा है कुछ प्रोसेस, पहले N2 गैस होती है, उसको देन फिर बाद में वो उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिसमें प्लांट ले सके। तो भाई ये चीज़ जहाँ कहाँ आ रही है भाई, ये भी तो एक जीव है, इसको भी तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा हो। तो भाई ये वैक्यूल क्या करता है, गैस की कंसंट्रेशन को इसकी बॉडी में कंट्रोल रखेगा। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा और बता दूँ मैं आपको, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया में फोटो कीमोसिंथेटिक होता है, कीमो ऑटोट्रोप होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, जो वाटर की जगह पे H2S को लेकर सल्फर गैस निकालते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। खैर अपने सिलेबस में नहीं, बस आप इतना ध्यान रखना किसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में सबसे जाना माना आपको ये आता भी है अमीबा में। अमीबा क्या होती है बच्चा, एक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि अलग अलग शेप बनाती है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, अलग शेप बनाती है। तो फूड वैक्यूल का क्या मतलब होता है कि जो वैक्यूल होगी, ये मान लो ये अमीबा है, ठीक है, यहाँ पर फूड रखा है, ये फूड यहाँ आएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। आपको बोला था ना कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब अंदर आती है सेल के, यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और एंडोसाइटोसिस में फूड पार्टिकल आता है तो जो अपन पढ़ते हैं अपन उसको अपन ये बोलते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा अपन क्या होता है जिसको अपन फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। यहाँ पर फूड पार्टिकल आ गया। अब इस फूड पार्टिकल ये यहाँ पर अब जो वैक्यूल होगा वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। अब यहाँ पर ले लेगा, ले लिया यहाँ पर लेने के बाद अब क्या करेगा, इसको एंजाइम्स के थ्रू इसका डाइजेशन करवाएगा। डाइजेशन के साथ साथ जो काम की चीज़ होगी उसको स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। और जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा वापस, ठीक है। तो कुल मिला के ये पानी के अंदर उस फूड को, उस सोल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर आने वाले जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा आपको पता है कि सेल कोई सी भी हो, यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो, अगर उसको इस ज़िंदगी में या फिर इस नेचर में जीना है तो अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए उसके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिस वजह से अपने आप को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये। अब आ जाओ, अच्छा एंडोसाइटोसिस करेगा, ध्यान रखना ये एंडोसाइटोसिस होता है, यहाँ पर याद रखना इस चीज़ को ना कि अमीबा में फूड वैक्यूल के थ्रू एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आपके यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये कैसे काम करता है बच्चा, ये है आपकी यूग्लिना, कुछ ऐसे ही होती है यूग्लिना, ये ऐसे ही होते हैं शायद मेरे हिसाब से। यूग्लिना एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, ऐसे होता है यूग्लिना, है ना। यूग्लिना में एक वैक्यूल होता है बड़ा और एक होता है छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। ये सारे वैक्यूल्स ही हैं, एक बड़ा वैक्यूल होगा और उसके चारों तरफ छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। अब कॉन्ट्रैक्टाइल बोल दिया तो इसका मतलब ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, याद रखना। मैंने देखो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वैसे तो आपके ध्यान होगा आपको, डायएटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनॉइड। डायएटम्स जो होते हैं वो रहते हैं आपके फ्रेश और मराइन दोनों में, डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं मराइन वाटर में, और यूग्लिनॉइड्स रहते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का पानी यहाँ गया, अब पानी है तो ऑब्वियस बात है पानी तो जाएगा ही, ऑब्वियस सेल है तो ये अंदर गया, पानी अंदर गया। अब सेल वॉल तो है नहीं कि वो मेंटेन कर ले भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, तो यहाँ पर ये गया पानी। अब ये क्या होगा पता है, अब क्या होगा, अब ये छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होंगे ना वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, H2 एब्जॉर्ब करेंगे ये छोटे वाले, तो ये तो हो जाएगा छोटा और ये हो जाएंगे बड़े। समझ रहे हो बात को, समझने की कोशिश करो क्या हुआ यहाँ पर, कहानी क्या हुई। छोटे छोटे वैक्यूल्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इस इन्होंने क्या करा, इसको वाटर दे दिया, तो ये तो हो गया बहुत बड़ा और वापस से ये छोटे छोटे हो गए, ठीक है। और फिर इसने वापस से पानी को एग्जिट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टाइल बोलने का कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो सिकुड़ने की क्षमता रखता हो, फैलने की क्षमता रखता हो, तो वही तो हो गया काम।
कुल मिला के पानी के ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। किसके अंदर? यूग्लिना में। पैरामीशियम में भी अगर होगा तो वो भी ये भी सेम मदद करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो इस तरीके से काम करता है कि वो अपने अंदर पानी की कंसंट्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये किस तरीके से काम करता है। अब अपन बात करते हैं मेन अपना प्लांट में। प्लांट में हर एक सेल में आपको वैक्यूल दिखेगा। ये है सेल वॉल, ये कुछ इस तरीके की सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह। प्लांट में वैक्यूल 90% स्पेस कवर करता है पूरी सेल का। ये तो आपके बुक में भी लिख रखा है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। ये तो पता है आपको। जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो साइड में खिसक जाता है। जनरली न्यूक्लियस हमेशा यूकैरियोटिक सेल में सेंटर में ही होता है ना, लेकिन प्लांट सेल में वो साइड में खिसक जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल उसको साइड में खसका देती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब इसका काम क्या होता है? बहुत सारे काम करेगा ये। गैस के पार्टिकल को भी मेंटेन करेगा, फूड के तरह भी काम, फूड पार्टिकल को स्टोर करे जैसे रेजिन, लेटेक्स वगैरह। वेस्ट को भी स्टोर करके रखेगा, जब काम की होगी जब निकले तो वेस्ट एक तरीके से लेटेक्स, रेजिन, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी ना प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन अपने लिए काम की होती है, तो इन्हें स्टोर करके रखता है और देन बाद में निकाल देता है। फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल की तरह कुल मिला के प्लांट की सेल में वैक्यूल का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हाइपरटोनिक का मतलब? बच्चा देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक? टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, हाइपर का मतलब होता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। अब व्हाट ज़्यादा? सोल्यूट और सॉल्वेंट तो जानते हो सॉल्यूशन में। अगर किसी बीकर में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक हुई। और अगर उसकी कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा होकर सोल्यूट की कम हो गई तो वो हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। कौन कम? सोल्यूट कम। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन बनी रहनी चाहिए। ये प्लांट बोलता है कि भाई मैं अपनी कंडीशन को हाइपरटोनिक बनाना चाहता हूँ। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सॉल्वेंट कम होना चाहिए, क्योंकि पानी ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है, इसलिए पानी को बाहर निकालता रहता है बार बार। कभी आपने अगर इसका मैकेनिज्म देखा हो तो। खैर, तो ये बात हो गई। तो एक बात तो पता चली कि मैम वैक्यूल की कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? हाइपरटोनिक होनी चाहिए, यानी अपने अंदर ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। हाइपर मतलब ज़्यादा, व्हाट? सोल्यूट। और हाइपो मतलब कम। कौन? सोल्यूट। तो सोल्यूट के लिए बोला जाता है हाइपर और हाइपो, सॉल्वेंट के लिए कंपेयर नहीं करते, याद रखना। खैर ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अब ये चीज़ करने के लिए तो इस वजह से ये तीनों की प्रॉपर्टी शो करता है। गैस वैक्यूल की तरह भी करेगा मदद, फूड वैक्यूल की तरह, और कॉन्ट्रेक्टाइल बने। अब कॉन्ट्रेक्टाइल बनने के लिए इसके पास ऐसे लेयर होनी चाहिए। तो बच्चा वैक्यूल यानी किसमें? प्लांट की जो वैक्यूल होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है और उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट एक ऐसी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो इसको कॉन्ट्रेक्टाइल बनाने का काम करेगी, सिकुड़ भी जाती है और फैल भी जाती है। और यही कारण है कि प्लांट की सेल कभी ब्रस्ट नहीं होती। दो कारण है, पहला बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। कभी आपने वो एग्जांपल सुना होगा 9वीं 10वीं में, एक होता था कि 2 बीकर हैं, दोनों में शुगर सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक में मैंने एनिमल सेल डाली, एक में मैंने प्लांट सेल डाली। एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाएगी बट प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगी, अपने मेंटेन करके रखेगी अपने शेप को। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल एंड सेल वॉल। सेल वॉल एक शेप देगी उसको और वैक्यूल साथ साथ में उसको मदद करेगा कि भाई जो भी आ रहा है उसको बाहर निकालो, जो भी आ रहा है उसको बाहर निकालो। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर अपने एनिमल सेल में नहीं था, ना तो सेल वॉल थी ना वैक्यूल है। अगर वैक्यूल है तो मैंने बोला छोटे छोटे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, कोई नाम मात्र हैं, वो उसका कोई काम नहीं होता, सेवा पढ़ते भी नहीं है, तो इसलिए एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाती है। ये आपके बहुत पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखो, नॉलेज की चीज़ है। तो ये तो इस ऐसे काम करता है। तो वैक्यूल है आपको समझ में आ गया। पहले तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया वो ध्यान रखना ना बच्चा, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में यू सेल में होगा, मल्टी सेल में, मैंने आपको बता दिया। अब इसके में ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा और है ना, इसका ध्यान रखना, तीनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, बस कुल मिला के हाइपोटोनिक कंडीशन बनाए रखता है। ठीक है, चलो तो ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा? ये वाला लेक्चर अपन कंप्लीट हो गया। अपने ईआर कर लिया, गोल्जी कर लिया, लाइसोसोम कर लिया और वैक्यूल कर लिया। अब अपन आगे पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन वाले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे हुए जैसे ग्लाइसोसोम, पेरोक्सोम, ये सब मैं एंड में पढ़ाऊंगी बच्चा। पहले मैं मेन में पढ़ाना चाहती हूँ आपको, जो मेन में पढ़ के नाकी करो, फिर जो साइड में बचेंगे वो छोटे छोटे से हैं तो उनको अपन साइड में कर लेंगे, फिर अपन मेन टॉपिक अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो तो अपन लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।